आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। आज हम लोग बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा जो कि 27/3/2022 को प्रथम पाली में हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। तो आप हमारी पूरी वीडियो में बनी रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल ग्रह। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और मंगल ग्रह की खासियत ये है कि ये हमारी पृथ्वी जैसी है, पृथ्वी जैसी है। किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ? तो मंगल की अपनी अक्षों पे झुकाव जो है, मंगल ग्रह की अपनी अक्षों पे झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान है। और यहाँ पर जो दिन का मान होता है, दिन का मान होता है वो भी पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। और मंगल ग्रह पे ही एक माउंटेन है, मंगल ग्रह पे एक माउंटेन है, पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसका नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह पे एक माउंटेन है, पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। और ख़ास बात ये है ना कि ये निक्स ओलंपिया की ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई जो कि मंगल ग्रह पे है, ठीक है। अगर आगे और बात करें तो एक ग्रह है यूरेनस, एक ग्रह है यूरेनस। और दूसरा अपन बात करें नेपच्यून की, ये है अरुण और ये है वरुण, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह लेटा हुआ है, लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। और वरुण को हरे ग्रह, हरे रंग का ग्रह कहा जाता है, हरे रंग का ग्रह। तो लाल ग्रह हो गया मंगल और हरा ग्रह हो गया वरुण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है आपका महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन, जनमत संग्रह या प्रिवी काउंसिल के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा महाभियोग के द्वारा, इसका सही उत्तर होगा महाभियोग के द्वारा। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके ऊपर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये लगाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है, अनुच्छेद 61 में दिया गया है। एक कन्फ्यूजन बनी रहती है दोस्तों कि आखिर किन किन पद का सृजन ऐसा किया गया है भारत में जिन पे महाभियोग लगाया जा सकता है, उनको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, मतलब हाई कोर्ट के जज हो, है ना, जज, हाई कोर्ट का जज हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है दोस्तों। या फिर प्रेसिडेंट हो यानी राष्ट्रपति हो, या फिर CAG आप जानते हैं, महालेखा परीक्षक जो होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन पे लगाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमीशन, उन पे भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें। कह रहा है अल नीनो शब्द है, अल नीनो शब्द किस भाषा की है ये हमें बताना है। अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा की है। 2 चीज़ होता है दोस्तों, अल नीनो और ला लीना, आप जानते हैं अल नीनो और ला लीना। तो अल नीनो शब्द जो है वो स्पेनिश भाषा की शब्द है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है?
मुख्य कारक क्या है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की उपलब्धता, सरकारी कृषि नीति या उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो इसका सही उत्तर होगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली यानी इरिगेशन सिस्टम। सिंचाई प्रणाली जितनी अच्छी होगी, फसल का प्रोडक्शन यानी उपज उतना ज़्यादा होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष यानी 35 ईयर्स, कम से कम इतना उम्र होना चाहिए आपको, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कहूँ कि राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता के बारे में कौन बता रहा है? योग्यता किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 58, अनुच्छेद 58 यानी 58 के तहत। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स, 25 साल। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। अगर कोई पूछे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो भी 25 साल, या कोई भी मंत्री बनने के लिए तो 25 साल ही सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद करने की ज़रूरत है दोस्तों, कि अगर आपको पंचायती राज तथा नगर पालिका के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना है, पंचायती राज जो होता है, मुखिया वगैरह सरपंच वगैरह जो बनते हैं, या नगर पालिका के लिए आपको चुनाव लड़ना है, तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 साल होनी चाहिए। न्यूनतम एज कितना रखा गया है? 21 साल। और वोट देने का कितना है? 18, यानी 18 ईयर्स में आप वोट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो आपको 21 ईयर्स का होना एकदम फिक्स है। और ये भी 21 ईयर्स किसके लिए? तो पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवान जो थे वो किनके अध्यक्ष थे? आपको पता है के सिवान अध्यक्ष थे हमारे इसरो के। वो अब पदस्थापित कर दिए गए हैं, पदस्थापित रिटायर हो गए हैं। और इनके बदले अभी वर्तमान अगर अध्यक्ष पूछा जाए इसरो का, वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए इसरो का, तो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। अगर अपन इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुआ तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 को। ये दोनों डेट आप दिमाग में रखेंगे, याद करके रखेंगे। हाँ ना बोलिए भाई साहब। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 को। ठीक है। अगर आपसे कोई ये भी पूछा जा सकता है कि इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर, नाम सुने होंगे आप, विक्रम साराभाई। स्पेस टेक्नोलॉजी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी इसे कहा जाता है। अंतरिक्ष प्रोग्राम, जितना भी स्पेस प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है ना, उनका जनक विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज या सरोजिनी नायडू। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है। कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु गंगा पे, बागमती पे, कोसी पे या महानंदा पे। तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पे अवस्थित है। कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा ज्ञात करें। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका भुजा क्या हो? समान हो। सम मतलब समान हो, समान मैंने बना लिया समचतुर्भुज। कह रहा है कि इसका एक विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा समचतुर्भुज के बारे में। कि समचतुर्भुज में मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है अपने आपस में। लेकिन किस एंगल पे? तो 90 डिग्री एंगल पे। किस एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये दे रखा है
6 सेंटीमीटर, और मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आप बताएं मेरे को कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इस वाले ट्रेंगल को गौर से देखें, ये आपको राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है और ये 3 है और ये 4 है, तो मैंने ट्रिपलेट बताया, या आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, ये निकाल सकते हैं AB। तो AB का लेंथ कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। या आप 3 4 5, या आप 3 4 या 5, ट्रिपलेट भी याद रखेंगे। अगर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेनस 5 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि रेखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं दोस्तों। रेखिक संवेग को बदलने की, रेखिक मतलब लीनियर, रेखिक मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियर है ना, और संवेग मतलब मोमेंटम। संवेग मतलब क्या है, मोमेंटम। संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोमेंटम जो है दोस्तों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। सदिश राशि है मोमेंटम। कैसा है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है, इसीलिए सदिश राशि है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेखिक संवेग की बदलने की दर को कहते हैं। मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं। तो आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर आप सही से पढ़े होंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो ये डिफाइन करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज बेसिकली नथिंग बट फोर्स, इज फोर्स। इसी को फोर्स कहते हैं। मतलब रेखिक संवेग की बदलने की दर को, रेखिक संवेग की बदलने की दर को, दर लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ रेखिक संवेग बदलेगा तो वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि रेखिक संवेग की बदलने की दर को, मतलब अगर हम कहें कि dp/dt, मतलब p यहाँ पे क्या है, संवेग है। p क्या है यहाँ पे, संवेग है। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ds/dt, तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई कह दे dx/dt, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी ये x जहाँ पर लेंथ है, या मान लो ये डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो dp/dt इसी को कहते हैं रेखिक संवेग के बदलने की दर, और ये फोर्स के बराबर होता है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे फोर्स के बराबर होता है, तो आप ऐसे समझिए कि dp/dt को, आपको पता है कि मोमेंटम यानी संवेग जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो आप ज़रा बताएं मेरे को, यहाँ के dp/dt में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p की जगह क्या लिख सकते हैं, mv/dt। बोलिए दोस्तों, हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिफ्रेंसिएशन है, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दें, समझ में सिर्फ रट लें। अगर समझ में आ रहा है तो समझ लें, कभी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। ये चेन रूल है, चेन रूल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बड़े आसानी से। मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। dmv/dt को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करें, पहले ये m को बाहर कर लें, m को हमने बाहर कर लिया, और dv/dt कर दें, मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, यानी m बाहर हुआ और dv/dt हो गया। फिर प्लस लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, तो डिफरेंशिएशन में जब प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा। चेन रूल यही कहता है।
अब v तो डिफ्रेंशिएट हो गया, अब m भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो m डिफ्रेंशिएट होने के लिए v को बाहर होना पड़ेगा, तो v को आप बाहर करें और dm/dt आप करें। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, dv/dt क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज होने का दर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी ए कहते हैं। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एम ए, ये वाले टर्म को लिख सकते हैं कि हम लोग एम ए। और आप इसको देखें v dm/dt है, तो dm/dt क्या है, dm/dt को आप देखें, dm/dt मतलब मास के चेंज होने का रेट, मास के चेंज होने का रेट। तो एक बात बताएं आप, मास कभी चेंज होता है क्या? नहीं। इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम में मास चेंज नहीं होता, मास चेंज होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझे होंगे, E=mc²। तो मास चेंज होना, क्योंकि आप फिजिकल दुनिया में अगर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक बॉक्स है, आपने यहाँ पे फोर्स F लगाया, तो फोर्स F लगाया, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे, पोजीशन A पे इसका वजन 5 kg है, आपने फोर्स लगाया और ये बॉक्स आ गया यहाँ पे पोजीशन B पे, तो क्या इसका मास जो है 5 kg से बदल जाएगा क्या? नहीं, ये 5 kg ही रहेगा यहाँ भी। इसका मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर आप मास चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब मास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, और ये सारा टर्म क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि रेट, ये सिर्फ ma हमें मिला, 0 मिला इधर, तो हमें ये समझ में आया कि dp यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आया क्या? ma। और आपको पता है कि F बराबर भी क्या होता है? ma होता है कि नहीं होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dp/dt जो हुआ वो F के बराबर हुआ। पक्का समझ में आया होगा? आया तो होगा ना भाई साहब, अरे बोल तो दो। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको याद रखेंगे, रैखिक संवेग के बदलने के दर को बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये तो आसान है, आप समझ ही होंगे। आयत का निकालने क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर आप विद्युत इस्त्री को देखेंगे, आप विद्युत बल्ब को देखेंगे, विद्युत गीजर को देखेंगे, विद्युत मोटर को देखेंगे, मतलब आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको सप्लाई करना है, मतलब आपने सप्लाई किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट आपको मिल गया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर। आपको दिमाग में रख, ये देखिए, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये किस में होता है? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी में आपको मिलता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो है आपको, और ये लाइट एनर्जी देती है आपको, विद्युत बल्ब लाइट एनर्जी देती है। तो विद्युत मोटर आप रखेंगे दिमाग में कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, मतलब आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, एक होता है एक्सियम और एक होता है थ्योरम। ठीक है, एक होता है एक्सियम और दूसरा होता है थ्योरम। ठीक है, आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये मान लिया गया है, ये स्वयं सिद्धि है, मतलब ये प्रूफ नहीं हो सकता। लेकिन आप थ्योरम को, प्रमेय को आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम, ठीक है, वो थ्योरम है और उसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, मतलब कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम यानी जो थ्योरम होगा उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, तो धनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है। अब पता है आपको, धनानंद नंदा डायनेस्टी के, नंद वंश के राजा थे, नंद वंश के, नंदा डायनेस्टी के किंग थे, रूलर थे। इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से हटा दिया मगध की डायनेस्टी से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, आचार्य चाणक्य की सहायता से। और मगध पे एक नए राजवंश मौर्यन एम्पायर, मौर्य राजवंश का स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारा सवाल है कि किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रहा है, आई वेटेड फॉर हिम, ठीक है, यहाँ पास्ट सिंपल पास्ट की बात हो रहा है, तो आप वर्ब जो लगाएंगे वो भी आप क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट वाली V2 लगाएंगे, केम आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कह रहा कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी, क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगभग हर एग्जाम में इस तरह के डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 सितंबर को। अगर आपसे पूछे कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्वतारोहण दिवस, कहीं पे लिख लेंगे दोस्तों कि विश्व पर्वतारोहण दिवस, विश्व पर्वतारोहण दिवस, विश्व पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को, ठीक है, विश्व पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगर आपको कहें कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है ना, संविधान दिवस इंपॉर्टेंट है, संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस। कह रहा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बड़ा ही फेमस किताब है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। एक नाम आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस है और कई बार हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, वो क्या है, कार्लोस लिनियस, या कहीं कहीं इसको कार्लस लिनियस भी लिखा जाता है, इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कार्लोस लिनियस को, ठीक है। आगे बढ़ें। कह रहा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया, ये तो आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कह रहा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, इसको लू कहा जाता है, गर्मी के दिनों में होता है, लू कहा जाता है। कह रहा भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, तो यहाँ पे श्रम है दोस्तों, आप देखते होंगे भारत में श्रम की कमी नहीं है, श्रम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कह रहा अग्नि का विशेषण क्या है, अग्नि का विशेषण आपको बताना है, विशेषण मतलब जो संज्ञा का विशेषता बताए, तो अग्नि की विशेषण क्या है, आग्नेय, अग्नि का विशेषण क्या है, आग्नेय, ठीक है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। मैं आपको बता दूं कि 1990 में 1990 में पहली बार किसी महिला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था और उनका नाम था VS रमा देवी, VS रमा देवी, याद रखिएगा, VS रमा देवी, VS रमा देवी, 1990 में VS रमा देवी, फिर से बोलिए क्या है, VS रमा देवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था, ठीक है। और आपको ये भी दिमाग में रखें, अगर 1990 में आपने क्या दिमाग में रखा कि VS रमा देवी को पहली महिला जिन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाली, दूसरा क्या कि 1993 में निर्वाचन आयुक्त को बहुसदस्यीय बना दिया गया, बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई, 1993 में निर्वाचन आयुक्त को बहुसदस्यीय संस्था बना दी गई, ठीक है। कह रहा है साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। कह रहा है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है, अच्छा, साहूकार मतलब ब्याज खाने वाला, ब्याज सूदखोर, जो गांव में बोलते हैं ना सूदखोर है, तो उसी की बात यहाँ हो रही है। बैंकों की तुलना में उस साहूकार का जो ब्याज होता है क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे हैं जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, अच्छा, चयनात्मक परागम्य मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मतलब आप ऐसे समझें कि ये घड़ा है,
ठीक है, ये क्या है, घड़ा है। और आपने क्या करा कि घड़ा में यहाँ पे क्या करा, आपने बालू डाल दिया, यानी आपने मिट्टी यहाँ पे रख दिया, यानी सैंड रख दिया। आपने क्या कर दिया, सैंड रख दिया। अब सैंड रख दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, पानी डाल दिया इसमें। ठीक है, बात को समझे क्या है ये। और नीचे हमने एक दूसरा खाली घड़ा रखा या खाली बर्तन रखा और यहाँ पे हमने एक छोटा सा छेद कर दिया। तो आप देखेंगे इसमें जो पानी जो यहाँ पे आएगा वो ड्रॉपलेट में आएगा, बूंद में गिरेगा। इसका मतलब आपने क्या किया कि फॉल ऑफ वाटर को आपने कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल किया, इसके अंदर मिट्टी रख के। मतलब आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारी अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, मतलब। और ये जो पानी यहाँ पे गिरा है ना दोस्तों, जो कि ड्रॉपलेट में गिर रहा है, यानी बूंदों में गिर रहा है, इसी को ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा परासरण। सही आंसर होगा परासरण। आगे देखते हैं, कह रहा है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत जम जाती है। अच्छा, बहुत सही क्वेश्चन है। अगर आप हवा में सिल्वर को रख देंगे, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag। ये हुआ सिल्वर, याद रखिएगा, ये हुआ सिल्वर। एक होता है Au, ये होता है गोल्ड। ठीक है, Au और Ag सिल्वर। ठीक है, आप इसको याद रखने का तरीका ये भी समझ लें। Au मतलब इंग्लिश वर्ड हो रहा है, और Ag आपस में बोलते हैं ना, Ag ये हिंदी हो रहा है। तो इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, फैशनबाज ज़्यादा होता है इंग्लिश लोग, उसका वो गोल्ड का प्रयोग करता है। और Ag हम लोग सिंपल आदमी है भाई, हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी में थोड़ा सस्ता यूज करेंगे तो सिल्वर का उपयोग करेंगे। आप इस तरह से भी इस चीज़ों को, इसका जो सिंबल है उसको याद रख सकते हैं। Ag मतलब हिंदी है भाई साहब, सिल्वर हम लोग सस्ते लोग हैं हम लोग, और Au साला अंग्रेज सब है, ये सब महंगा यूज करता है, तो गोल्ड है वो Au। तो कह रहा है कि अगर सिल्वर को आप अगर खुली हवाओं में, सिल्वर की कोई वस्तु है, अगर आप उसको खुली हवा में छोड़ दें तो उसमें काली परत जम जाती है। वो किसकी वजह से, तो सिल्वर सल्फाइड की एक परत उसके ऊपर आ जाती है। सिल्वर सल्फाइड की परत आ जाती है। सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मूला क्या होता है, तो Ag2S, सिल्वर सल्फाइड ये फॉर्म हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म हो जाती है, जिससे क्या होता है, सिल्वर का परत काला हो जाता है। ठीक है, चांदी का। अब कुछ चीज़ें और भी आपको दिमाग में रखना है। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। तो AgCl जो है ना, धूप वाला चश्मा जो होता है ना दोस्तों, सनग्लासेस, धूप वाला चश्मा, उसमें AgCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसका प्रयोग जो होता है ना, काले रंग के जो इंक होते हैं या काले रंग का निर्माण करने में होता है। अब AgNO3 को लूनर कास्ट भी कहा जाता है, लूनर कास्टिक याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, लूनर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को, लूनर कास्टिक को। इसका प्रयोग धूप चश्मे में, इसका प्रयोग काले रंग का निर्माण में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर कास्टिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, हिरोशिमा की कविता के रचयिता कौन है। तो हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसके पास, लोकतंत्र में आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल, तो जनता का है ना। अंतिम सत्ता निहित होती है किसमें, जनता में। ठीक है, कह रहे हैं मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। आप मयूरभंज जानते हैं, मयूरभंज फेमस न्यूज में रहा है अभी कुछ दिनों से। क्यों, क्योंकि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहीं से आती हैं, मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये किस खान के लिए फेमस है, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है दोस्तों। आपको पता है बेलाडीला बस्तर जिला में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। हाँ ना बोलो, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। और मयूरभंज जो कहाँ पे है, ये बेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। और मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा का एक जिला है, जहाँ जो लौह अयस्क के लिए बड़ा ही फेमस है। ठीक है, कह रहा है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो गुंडाधुर की। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में बन सकता है। गुंडाधुर की भूमिका अहम थी बस्तर आंदोलन में। ठीक है, कह रहा है प्रत्यय परिमेय संख्या होती है एक, प्रत्यय परिमेय संख्या होती है एक, पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ये सब आप जानते ही होंगे, है ना, नॉर्मल बात है, बेसिक सी बात है, आप बचपन में पढ़े होंगे। कह रहा है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है दोस्तों,
श्वेत से ही पता चल रहा है, दूध से, श्वेत से पता चल रहा है दूध से, ठीक है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से है? दूध से उत्पादन से है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि श्वेत क्रांति से एक ऑपरेशन आया था, मतलब एक ऑपरेशन फ्लड आया था, ऑपरेशन फ्लड। इसी के तहत दूध के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि देखी गई थी, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। और ये कब आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1970 में आया था, 1970 में। और इसी ऑपरेशन के तहत प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में सडन इन्हांसमेंट देखने को मिला। सडन इन्हांसमेंट मतलब बहुत अत्यधिक प्रोडक्शन देखने को मिला, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों, ये 3 चरणों में हुआ है, ये 3 चरणों में इसकी समाप्ति हुई, 3 चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ ऑपरेशन फ्लड। मतलब इतना दूध प्रोडक्शन हो गया कि दूध का बाढ़ आ गया ऑपरेशन फ्लड से, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन है, ऑपरेशन फ्लड का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। क्या है? वर्गीज कुरियन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का जनक है, और श्वेत क्रांति का भी जनक वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कह रहा अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे, आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी उसका राजधानी भी है, वाशिंगटन इंसान का है, वहाँ के नेता थे, और वे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे अमेरिका के, ठीक है। भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहली बात तो सीएजी के बारे में कुछ समझते हैं दोस्तों, ठीक है। सीएजी की जो उल्लेख है, सीएजी का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। मतलब आर्टिकल 148 टू 151 तक सीएजी के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है, इसका नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कह रहा है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? ठीक है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? 15वीं शताब्दी में याद कीजिए दोस्तों, 1498 कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह, कहाँ पे? केरल में। स्वागत करने कौन आया था? जैमोरिन। किसको? वास्को डी गामा को। किसको? वास्को डी गामा को, ठीक है। वो पुर्तगाली आए थे। उसके बाद फिर वास्को डी गामा 1498, ये 15वीं शताब्दी ही है, 15वीं शताब्दी ही है, ठीक है। तो आप रखेंगे इसको किसको? पुर्तगाली को ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पुर्तगाली। जैमोरिन राजा थे उस समय, वो स्वागत करने के लिए आए थे कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह, जो कि अभी वर्तमान केरल में है। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो कहाँ पे? अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे? उससे पहले एक बात आप जान लें कि जहाँ पे अलकनंदा, मान लो कि अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा है, अलकनंदा नदी है, और यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये मान लो कि यहाँ पे मिल गया आकर के भागीरथी नदी यहाँ पे आके मिली है, और उसके बाद दोनों एक कॉमन नदी बन गई है। तो ये जहाँ पे मिली है उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है उसका? देवप्रयाग। उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। और ये मिलने के बाद दोनों एक सिंगल रिवर बन जाती है, तो यहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। एक्चुअल में गंगा का ओरिजिनेट यानी ओरिजिन कहाँ है, ये हमें नहीं, ये ओरिजिन इसका है ही नहीं गंगा का। ओरिजिन किसका है? भागीरथी का और अलकनंदा का। और ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग के बाद से हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गंगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे स्वयं का कितनी गुना हो जाता है ये नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को रखते हैं, इस पर कभी देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस तरह के सवाल बहुत करा रखे हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, पिछले वाले वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भारत की जलवायु कैसी है? आपको पता है हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु हमारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा आपका। कह रहा हार्मोन जो रुधिर मतलब ब्लड, ठीक है, रुधिर मतलब हुआ ब्लड,
ठीक है, रुधिर मतलब ब्लड, और शर्करा मतलब होता है बेसिकली शुगर लेवल। ठीक है, कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। अच्छा, जो रेगुलेट करता है ब्लड में हमारा शुगर लेवल, उसको इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। और वो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से होता है। तो आप इसका सही उत्तर खोजिए, कहाँ है पेनक्रियाज? ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, वो सही होगा। ठीक है, उत्तर होगा हमारा अग्नाशय द्वारा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। अच्छा भाई, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ़ क्यों तैरता है? सबसे पहली बात बताएं कि आखिर मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास एक केस ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर तैर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नीचे क्या है, सेटल डाउन है, डूब गया। ये कैसा हो सकता है? ये सब खेल है दोस्तों डेंसिटी का, घनत्व का। ये सभी खेल, पानी में कौन डूबेगा, कौन तैरेगा, कोई कौन पार्शियली डूबेगा और पार्शियली तैरेगा, वो सब खेल किसका है? डेंसिटी का, घनत्व का। अगर किसी ऑब्जेक्ट का घनत्व पानी से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से कम होगा तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। तो अब यहाँ पे क्लियर सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बर्फ़ जो है पानी पे क्यों तैरता है, तो ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि तैरना और ना तैरना, मतलब तैरना या डूब जाना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया भाई साहब कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम है, तो बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बर्फ़ का घनत्व पानी से कम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डेंसिटी ही डिसाइड करता है कि वेदर विच ऑब्जेक्ट्स विल फ्लो या विच ऑब्जेक्ट्स विल सेटल डाउन अंडर द वाटर। क्लियर है? बर्फ़ पानी पे, अच्छा ये बर्फ़ की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है? उसका एक रीज़न ये भी है कि जब पानी को जमा करके बर्फ़ बनाया जाता है तो बर्फ़ में बहुत सारे छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब होल्स रहते हैं, और वो होल्स क्या होते हैं? अगर छिद्र हैं तो इसका मतलब वो खाली जगह है। होल्स है इसका मतलब क्या है? वो खाली जगह है ना, खाली जगह है। और खाली जगह होने से उसमें हवा भर जाता है दोस्तों। क्या भर जाता है? हवा भर जाता है। और आपको पता है कि हवा जो है पानी से हल्का होता है, डेंसिटी कम होता है, तो हवा भर जाने से क्या होता है? वो ऊपर में तैरने लगता है। आप ऐसे भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। आप डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सारा सवाल आपका इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? पता है, भूमि भी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि ही नहीं रहेगा तो उत्पादन कहाँ से करेंगे? और श्रम, और क्योंकि उत्पादन करने वाला श्रम होना चाहिए, और पूंजी भी होना चाहिए आपके पास। यानी आपका ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ये तो आप जानते ही होंगे। कह रहा है बहुगुणा जी, है ना, देवीलाल जी, मोरारजी देसाई और आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? यहाँ पे ऑप्शन एक और होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, कन्फ्यूजन मेरे को ही हो गया था, सॉरी दोस्तों। कह रहा है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, तो उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे HN बहुगुणा जो हैं वो, क्योंकि उप प्रधानमंत्री ये भी रहे हैं। ठीक है, तो HN बहुगुणा, मेरे को लगा प्रधानमंत्री पूछ रहा है, सॉरी। उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं? HN बहुगुणा, है ना। तो आप ध्यान से एग्जाम में आप पूरा एकदम कॉन्शियस के साथ एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कह रहे हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? आपको पता है जम्मू कश्मीर में है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि मतलब इको जिसको बोलते हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जब साउंड वेव्स जो है जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तन होगा तो बेसिकली वो क्या होगा? इको प्रोड्यूस करेगा। इको मतलब प्रतिध्वनि, तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? युधिष्ठिर मतलब युधि जोड़ स्थिर, युधिष्ठिर होगा। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में काले पद का अर्थ है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में काले पद का अर्थ क्या है? इसका है यमुना। काले पद का अर्थ क्या है? काले पद का अर्थ है यमुना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत
अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का व्यवस्था प्रावधान किया गया है संविधान में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार हो चुका है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन जो है अभी तक 3 बार हो चुका है। कब कब? 1961 में, 1978 में और 2002 में, ठीक है। याद रखिएगा 3 बार संयुक्त अधिवेशन अभी तक हो चुका है, 1961, 78 और 2002 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द आपको कह रहा है उन्नति अवनति विलोम शब्द है ना, इति और अति विलोम शब्द है, आविर्भाव और तिरोभाव विलोम शब्द है, और ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख का सम्मुख विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक, अब बेसिकली कह रहा है कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये सवाल है आपका। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो नींबू में, साइट्रस है ना, वैसे ही बोलते हैं कि नींबू, लेमन इज साइट्रस फ्रूट, क्या बोलते हैं? लेमन इज साइट्रस फ्रूट, है ना। साइट्रिक एसिड किस में रहता है? इसमें। अब कुछ एसिड और उसका सोर्स जो है यानी स्रोत जो है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आप बोलता हूँ या लिखने में वक्त जाएगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाती है, तो आप क्या करें उसको लिख लें, उसको क्या करें लिख लें, उसको क्या करें लिख लें, या बार बार उसको सुने तो आपको याद हो जाएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड जो होता है दोस्तों, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका यानी विनेगार में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। सिरका जो हमारे घरों में खाने में यूज होता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। मेलिक एसिड, मेलिक एसिड, ठीक है, मेलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है, मेलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेलिक एसिड, ठीक है। अगर पूछें इमली में टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड पाया जाता है इमली में, सिरके में तो बता ही दिया, सेब में मेलिक एसिड, टारटेरिक एसिड और नींबू में साइट्रिक एसिड, कोई दिक्कत। और एक याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड, ये पूछता है क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है दोस्तों? चींटी जब काटता है ना, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में, कहाँ पे? विटामिन सी में, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। याद करिएगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार वीडियो के सुनिएगा, देखिएगा, आपको याद हो जाएगा पक्का। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम क्वेश्चंस तो कराएं ही और उसके साथ साथ हम एक अच्छे डिटेल और अच्छा एक कॉन्सेप्ट दे पाएँ। तो आप शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ठीक है, ऋण संबंधित औपचारिक स्रोत जो कार्यप्रणाली है उसका देख रेख, पर्यवेक्षण मतलब देख रेख कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब लोन को रेगुलेट करना यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करना। रेट, ये बेसिकली कह रहा है कि ब्याज की जो दरें हैं, औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण करना, ब्याज की दरें का निर्धारण करना कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। अगर आपसे पूछे भारत में विदेशी मुद्राओं के विनिमय मतलब एक्सचेंज पर, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज यानी रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना भी आरबीआई का ही काम है दोस्तों, आरबीआई का ही काम है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक? आरबीआई के बारे में समझ में आया आपको? अच्छी बात है ना। अच्छा, आरबीआई का एक और नाम से जाना जाता है जो आपकी परीक्षा में खूब सारे प्रश्न बनते हैं और भविष्य में, पास्ट में यानी भूतकाल में ये देखा भी गया है। क्या देखा गया है कि आरबीआई की एक नाम है कि पूछा जाता है इस तरह का कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक यानी बैंक ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारी मशीनों को उपयोग के लिए स्नेहक, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब जो बेसिकली जिसका फ्रिक्शन जो हो, जिसका फ्रिक्शन क्या हो, घर्षण कम हो, स्नेहक, ठीक है, यूज किया जाता है भारी मशीनों के उपयोग के लिए। स्नेहक यानी फ्रिक्शन कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ग्रेफाइट ऑल्दो एक नॉन मेटल है दोस्तों, क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, 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 मतलब विद्युत का एक सुचालक है। और ग्रेफाइट एक क्या है? कार्बन का एलोट्रोप से समरूपी है, कार्बन का ही समरूपी है, कार्बन का ही समरूपी है,
समरूपी है, मतलब कार्बन के ही स्ट्रक्चर से ये बनाया गया। और डायमंड भी आप समझते हैं कार्बन का ही समरूपी है, एलोट्रॉप्स है। ठीक है दोस्तों, यानी भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का यूज ग्रेफाइट किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी रिटर्न होम या रिटर्न होगा, रिटर्न होम ओपन द डोर। ठीक है, इसके फिर इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है। सी रिटर्न होम एंड, यहाँ पे सही एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको, है ना, एंड एप्रोप्रिएट। सी रिटर्न, वो घर आया या वो घर आई और डोर के दरवाजे को खोली, तो एंड का उपयोग सही है, यहाँ एप्रोप्रिएट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कह रहे हैं मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल मतलब फूड कैनाल, है ना, फूड कैनाल यानी ओसोफेगस, इसको ओसोफेगस भी बोलते हैं दोस्तों, ओसोफेगस। ठीक है, या इसको फूड पाइप बोल दो आप, इसको क्या बोल दो, फूड पाइप बोल दो, है ना। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आहार नाल का दोस्तों सबसे लंबा भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, आहार नाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, उसको क्षुद्रांत्र, ये ऑप्शन नंबर ए भी, क्षुद्रांत्र उसको कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर अपन बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली दोस्तों ये 6 फीट, है ना, सॉरी 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है और 20 फीट की चौड़ाई होती है, 20 फीट की चौड़ाई होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें दोस्तों, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन, मुख्यतः भोजन का पाचन जो होता है दोस्तों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के दोस्तों 3 भाग हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है डेड्यूनम, याद करिएगा दोस्तों, लिख लीजिए कहीं भी, हिंदी में लिख लीजिए डेड्यूनम, एक होता है इलियम, एक होता है जेजुनम। डेड्यूनम, इलियम और जेजुनम। ठीक है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका भी 3 भाग है दोस्तों। अगर आपको पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो ये सरप्लस वाटर हो, यानी इट वर्क, इसका जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सरप्लस वाटर मतलब जो अत्यधिक वाटर है ना फूड में जो आ गया है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है दोस्तों, तो मैक्सिमम डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर बच गया, उसके बाद जो उसमें सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, सरप्लस का मतलब ही होता है ज़रूरत से ज़्यादा। कभी कभी नहीं बोलते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, मतलब जितना ज़रूरत था प्रोडक्शन का उससे ज़्यादा हो गया। तो सरप्लस वाटर जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, लार्ज सरप्लस वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और इसका भी 3 भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम। और जानते हैं दोस्तों ये जो रेक्टम दिख रहा है आपको, ये रेक्टम ही ज्वाइंट होता है कहाँ से, अपेंडिक्स से। और आपको पता है कि अपेंडिक्स एक फालतू अंग है हमारे शरीर का। अगर बचपन में अपेंडिक्स को काट के या ऑपरेशन करके हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपेंडिक्स धीरे धीरे क्या होगा ना, क्योंकि इंसान इवॉल्व होता है ना टाइम के साथ साथ, हर जीव जो है उसमें इवोल्यूशन आता है। आप सुने होंगे आज से 10-20 साल पहले अपेंडिक्स का बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आने वाला टाइम में क्या होगा, 500 साल 400 साल के बाद, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इतना जल्दी तो नहीं होना, ये अपेंडिक्स खत्म ही हो जाना, ये अपेंडिक्स पार्ट से खत्म, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। तो शरीर में जिस चीज़ का यूज नहीं होता है दोस्तों, तो हर जीव इवोल्यूशन के साथ उस चीज़ को क्या करता है, इरेडिकेट कर देता है, हटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो वस्तु में होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कह रहा है मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। आप मधुबनी कला जानते हैं, बिहार में मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है दोस्तों। मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी मिथिला का जो रोहू मछली है दोस्तों, उस पर भी बातें चल रही है, हो सकता है कुछ दिनों में उसे भी जीआई टैग प्रमाण पत्र मिल जाए। ये हमारे बिहार के लिए बड़ा ही गर्व की बात है। कह रहे हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बताएं। उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमाद्री। उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। ठीक है, कह रहा है कि हु टू दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, मतलब रविदास से किसने अपनी दीक्षा लिया, दीक्षा लिया दोस्तों, तो यहाँ पे रानी झाली है, रानी झाली ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। रानी झाली यानी इट वॉज रानी झाली हु टू दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। रानी झाली ऑप्शन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी आ सकता है रानी झाली, और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आया हुआ है और भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। रानी झाली जो है और गुरु रविदास से दीक्षा लिया है। कह रहे द साउंड केम डैश द डोर, द साउंड केम, आप याद रखें यहाँ पे V2 का यूज हुआ है,
है ना, V2 का यूज हुआ है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। द साउंड केम फ्रॉम द डोर, ऑप्शन नंबर ए, है ना, साउंड केम फ्रॉम द डोर, ऑप्शन नंबर ए सही अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑप्शन होगा ए आंसर बनेगा आपका। आगे देखें, कह रहा है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ भाई, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यादव पायेंग, ठीक है, यहाँ यादव है, कहीं कहीं इसको यादव भी लिखा जाता है, यानी यादव पायेंग जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, आप कहीं लिख लें, याद करना है इसको, है ना, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे, यादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये असम के रहने वाले हैं दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं, पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं। किसे करते हैं, असम राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं, असम राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, अभी बड़ा ही फेमस नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के रहने वाले, ये चिपको आंदोलन, चिपको मोमेंट से संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, कह रहा है ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, आप सभी जानते होंगे कि केप्लर्स लॉ के नियम के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपने पढ़ा होगा, है ना, यानी प्लैनेट जो मोशन करता है उसमें लॉ किसने दिया था, केप्लर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, है ना, उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि जो ये अगर ये सन है इसके चारों ओर जो प्लैनेट घूम रहे हैं, इसके चारों ओर जो प्लैनेट घूम रहे हैं, ये जो पाथ है ना दोस्तों, ये पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। इन्होंने केप्लर से नहीं बताया था, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। अच्छा, दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती है, तो वो स्नायु से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, स्नायु से जुड़ी होती है। इसका एक मैं चीज़ें बताता हूँ, आप इसको अंग्रेजी में ट्रिक के साथ याद रखें। कैसे, ऐसे रखें, देखिए, या तो आप बोन टू बोन जोड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप बोन टू मसल्स जोड़ेंगे, ठीक है। ये मांसपेशी है, ये अस्थि है, आप इसको अंग्रेजी में रखेंगे। तो आप ऐसे रखें कि या तो आप बोन टू बोन जोड़ेंगे या तो आप बोन टू मसल्स जोड़ेंगे। दो टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन, एक होता है टेंडन, रवीना टंडन नहीं रे, टेंडन, इसको टेंडन पढ़ते हैं, और एक होता है लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट, ठीक है। ये दो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। फिर से बोलिए मेरे साथ, एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। एक होता है टेंडन, दूसरा होता है लिगामेंट। आप ऐसे रखें, बबली नाम याद रखें, बबली, बबली मतलब देखिए, बी मतलब बोन टू बोन, LIC लिगामेंट, याद हो गया, बोन टू बोन बबली लिगामेंट। इसका मतलब बोन टू मसल अपने आप टेंडन हो जाएगा, हाँ ना बोलिए दोस्तों, याद हो गया। बबली से याद रखेंगे, बोन टू बोन रहेगा तो लिगामेंट, क्योंकि बबली लिगामेंट, और बोन टू मसल रहेगा तो लिगामेंट हो गया, तो बचा कौन, टेंडन। बोलो भाई हाँ या ना, यानी बोन टू बोन हुआ, यानी बोन टू बोन हुआ तो बोन टू बोन बबली यानी लिगामेंट, ठीक है। और बोन टू मसल्स हुआ तो लिगामेंट हो गया, यानी यहाँ बोन टू बोन होता तो लिगामेंट होता, यहाँ बोन टू मसल्स है तो क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा, याद हो गया। वैसे इसका आंसर स्नायु होगा, इसीलिए इसको अंग्रेजी में आप याद रखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा दिनों तक आप याद रख पाएंगे। पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है दोस्तों, कम ही पढ़ें लेकिन उसको लॉन्ग लास्टिंग में रखें, ज़्यादा समय तक याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है दोस्तों, ठीक है। सेक्स रेशियो उसको बोलते हैं, जो हरियाणा का सबसे कम है, केरल का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यही है दोस्तों कि 6 साल से लेकर के 14 साल के समूह के बच्चों को प्रारंभिक यानी प्राइमरी एजुकेशन देना, ठीक है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको लागू किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण है पूरक हो, ठीक है। अगर दो कोण एक दूसरे को पूरक हो तो एक न्यून कोण, पूरक मतलब समझ रहे हैं, मतलब सम ऑफ टू एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। इसका मतलब क्या समझ में आया कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम ही होगा या 90 डिग्री होगा। मतलब आप 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। आप 90 डिग्री में कुछ ज़्यादा जोड़ देंगे, 0 से ज़्यादा जोड़ देंगे, 90 डिग्री आना नहीं। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री,
60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, आप कर सकते हैं 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, तभी 90 बन रहा है ना, 90 बनेगा तभी तो पूरक होगा, और पूरक होगा तभी 90। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री होगा, या एक ये भी लिख लीजिए 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब जो कोण है वो क्या है, वो एक न्यून कोण है। कोण क्या है, एक न्यून कोण है। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन थी भाई साहब। कौन थी, पेनिसिलिन थी, है ना, पेनिसिलिन थी, पहली जीवाणु खोजी गई थी पेनिसिलिन। अब क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया, अलेक्जेंडर, यानी 1928 में, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। कह सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं सोलर प्लेट जो होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन एक क्या है, सेमीकंडक्टर है दोस्तों, क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कभी ये डिटेल में बताऊंगा, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर का यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए अभी का जो एरा है ना दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आयरन एरा, स्टोन एरा, अभी का एरा क्या है, सिलिकॉन एरा। क्या है, सिलिकॉन एरा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका यूज होने लग गया है। खास करके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सिलिकॉन का यूज बहुत ज़्यादा हो गया। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। आगे बढ़ें, कह रहे हैं कि मूल एक रूपांतरित है। हाँ, मूली क्या है, मूली क्या है, एक रूपांतरित मूल है ना, मूली क्या है, रूपांतरित मूल है, ठीक है। कह रहे ही एंड आई प्लेइंग स्टडी, क्या वर्ब हैज बीन, एम और इज, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, यस्टरडे यहाँ पे आया तो स्टडी मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, स्टडी मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट वाली यानी इज तो होना नहीं, एम तो होगा नहीं, या तो वर्ब होगा या हैज बीन होगा। यहाँ पे प्लेइंग है, आईएनजी वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, ही एंड आई वर प्लेइंग स्टडी। अगर ऐसा आ जाए ही एंड आई डैश प्लेइंग सिर्फ, तो आप कहोगे ये तो प्रेजेंट है, स्टडी कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे आई है तो आप लगाओगे एम, लेकिन ये हो जाएगा गलत। अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों वो प्लूरल लगता है, ना कि किसी एक सब्जेक्ट के तहत लगता है। यानी आई के अकॉर्डिंग आप एम लगाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ही एक सब्जेक्ट है, आई एक सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट एंड एक कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट को जोड़ना सेंटेंस में, या सेंटेंस को जोड़ना, दोनों काम कर सकता है ये। ही एंड आई दोनों को जो कनेक्ट किया तो एंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ही एंड आई आर प्लेइंग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, कह रहा भारत में है क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, या फिर निरंकुश सरकार है। आप जानते हैं भारत में 75 को दल है, 75 मतलब बहुत सारा दल है, 75 ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दल है, मतलब बहुदलीय व्यवस्था है ना। ये दल ही क्या बन गया है दोस्तों, सरदर्द बन गया है, इतना दल हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ें, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है कि द बुक वाज रेड बाय हर, तो सबसे पहले आपको पहचानना कि ये कौन सा वॉइस में दिया हुआ है, ये पैसिव वॉइस में आपको दिया हुआ है, इसका आपको एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, इसको एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सी, सब्जेक्ट हो गया हमारा सी, तो ऑप्शन नंबर सी खुद ही कट गया। कह रहा है द बुक वाज रेड बाय हर, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, है ना, वाज की बात कर रहा है यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो सी रेड द बुक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसके रचनाकार क्या है, कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। कह रहे किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, रात का आपको पर्यायवाची आपको करना है, तो ये रात्रि, रजनी और निशा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, भाई साहब टिस्को की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, साक्षी कहाँ है पता है दोस्तों, ये है जमशेदपुर में, क्या है, जमशेदपुर में, और इसी को टाटा नगर भी कहा जाता है, और ये एसएससी में भी ये सवाल पूछ चुका है दोस्तों कि 1907 में यानी टिस्को की स्थापना कब हुई। टिस्को का मतलब टाटा एंड स्टील कंपनी, है ना, टाटा एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, टाटा एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को, है ना,
टाटा एंड स्टील कॉरपोरेशन, है ना, या टाटा एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं, टिस्को, इसकी स्थापना 1907, बार बार आप सुने दोस्तों तभी याद होगा, जमशेदजी टाटा, साक्षी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे साक्षी साक्षी साक्षी, अगर सिर्फ साक्षी झारखंड को हटा दे, सिर्फ साक्षी दे ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे साक्षी है कहाँ। तो साक्षी एक जगह है, एक साक्षी एक जगह कहाँ पे, जमशेदपुर में। कहाँ पे, जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहाँ है। भाई साहब आ गया अपना, अधिकतम घनत्व जनसंख्या कहाँ पे है भाई, कहने की कोई बात है क्या। 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 मीटर स्क्वायर जगह पे, प्रति मीटर एक। आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी खतरनाक है। 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 मीटर स्क्वायर ज़मीन में, 1 मीटर स्क्वायर ज़मीन में, सॉरी 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन में। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन का मतलब समझ रहे हैं कि 1 किलोमीटर लंबा आप जाइए और 1 किलोमीटर आप चौड़ा जाइए, उतने जगह का आप जगह लीजिए। उसमें टोटल कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं, बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कह रहे कितना धन 2 वर्ष में कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। अच्छा, ब्याज की गणना वार्षिक हो, कितना धन इतना रुपया हो जाएगा। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। कैसे बना सकते हैं, आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना, 2508.80। ठीक है, 2508.80 आपको अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, आपको अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट है 12%, रेट है कितना, 12%। ठीक है, रेट है 12%। आपको करना क्या है ना कि आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, तो 12% का फ्रैक्शन बनाइए आप, 12% का फ्रैक्शन बनाइए, 12% का फ्रैक्शन बनाइए। तो कहोगे 4 से काटेंगे 3/25 आ गया, 3/25 आ गया। इसका मतलब है कि 1 साल में 25 रुपये जो हैं वो 3 रुपया बढ़ रहा है। 1 साल में 25 जो है 3 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना बन रहा है, 28। टाइम 1 साल नहीं है, वर्ष हमारा टाइम दे रखा है 2 वर्ष, तो फिर 25 रुपया दूसरे वर्ष में कितना बढ़ेगा, 28 बढ़ जाएगा। और इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 625, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 784। कितना आ जाएगा, 784। ठीक है, गुना करने पे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, प्रीवियस सेट में, कि ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल। ये क्या होता है, प्रिंसिपल। और ये जो होता है, ये होता है क्या, ये होता है अमाउंट। ये क्या होता है, अमाउंट। इसका मतलब हमारा अमाउंट अगर 784, अगर प्रिंसिपल हमारा 625 हो, इसको समझिए कह क्या रहा है, अगर प्रिंसिपल 625 हो तो अमाउंट हमारा 784 रुपया हो जाएगा। कितने दिनों में, 2 वर्ष में। किस रेट से, 12% प्रतिवर्ष से। समझ में आया। इसका मतलब हमें ये समझ में आया दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल हमारा 625 हो तो अमाउंट हमारा बन जाएगा 784 रुपया। लेकिन अमाउंट 784 थोड़ी ना है, अमाउंट दे रखा है कितना आपको, अमाउंट दे रखा है 2508.80 अमाउंट दे रखा है इतना, यानी 784 का वैल्यू जो है इतना है। तो आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, है ना, एक यूनिट का वैल्यू आप निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आप 784 से तो आ जाएगा 3.2, आ जाएगा 3.2। अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3.2 है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3.2 है, अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3.2 है, तो हमें निकालना क्या है, कितना धन, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 625। तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 3.2 से और आंसर आ जाएगा हमारा 2000 रुपया, 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप अभी इसी तरीके को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन, वायवीय मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है दोस्तों, एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो CO2 और जल, है ना, CO2 और जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है। ये तो बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, आप जानते होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, हेग में है, नीदरलैंड में है भाई साहब। कहाँ पे ये, नीदरलैंड में है ना, द हेग इसको बोलते हैं, नीदरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि
भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है, इसको आपको ट्रांसलेट करना, यानी ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत हैं? आप समझ रहे हैं, बड़ा आसान सा सवाल है भाई, ये तो आप बेसिक सी बातें आप जानती हैं। 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद वर्षों में, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन मूल्यों का विकास करना। आप शिक्षित होंगे तभी तो आप अपने एक अडिग जीवन मूल्य के साथ अपने जीवन यापन करेंगे। ये नहीं कि खूब पढ़े ही नहीं तो आप देखे होंगे कि आपका जो मूल्य है वो धीरे धीरे समाज में क्या हो जाता है? छीन हो जाता है। ठीक है, तो जीवन मूल्यों का विकास करना ही जीवन के बाद के वर्षों की शिक्षा का लाभ है भाई साहब। आगे बढ़ो। कह सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रीक आक्रमण करने के बाद शक और हून आए। आपको पता है कि हमारे इन्वेडर्स बहुत सारे हमारे इंडिया में आया है। ग्रीक के बाद क्या है? शक आया है, कुषाण आया है, पहलव आया है ना, हून आया है। तो यहाँ पे शक और हून दे रखा है, तो शक और हून ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में जो मतलब अपना गुणधर्म चेंज कर ले, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में गुणधर्म जो चेंज कर ले, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, है ना, दूध का लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध बनता है, दूध से दही बनता है, दूध का खट्टा हो जाना रासायनिक परिवर्तन का एक क्या है? उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अच्छा, रबी फसल, आप ऐसे याद रखो कि रबी जो है ना बहुत शांत दिमाग का है, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत शांत दिमाग है, शांत दिमाग। ऐसे ट्रिक से रवि जो है क्या है? बहुत शांत दिमाग का है। रवि कोई लड़का का नाम है, मान लो आपके दोस्त होंगे, है ना, आपके भाई होंगे, शांत दिमाग का है। शांत दिमाग मतलब बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। इसका मतलब रबी फसल जो होना है कब होना है? ठंडे की सीजन में होना है। तो बच क्या गया? खरीफ फसल, है ना, खरीफ फसल। तो अगर ये ठंडा, रबी अगर ठंडा है तो खरीफ क्या होगा? गर्म होगा, है ना। तो आपको सवाल सॉल्व करने में एग्जाम में मदद करेगा। ये छोटी मोटी ट्रिक जो होते हैं दोस्तों, बेवजह में नंबर दिला जाते हैं, इसको आसान और हल्के बना लेना। तो शांत दिमाग का रवि है, ठंडी फसल में ठंडे होता है, ठंडे के सीजन में होता है। अगर आप ग्रामीण यानी ग्रामीण लोग हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, तो आप इन ट्रिक से कोई भी सवाल इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन सी रबी फसल नहीं है? जो रबी फसल नहीं है मतलब जो ठंडी में होने वाली फसल नहीं है, मतलब जो क्या है? जो गर्म में होने वाली फसल है वो आपको बताना है। तो ये ज्वार है दोस्तों। क्या है? ये ज्वार है। देखो गेहूं होता है ठंडा में, बोलो हाँ या ना? होता है। गेहूं के बगल कियारी में ही सरसों को बो देते हैं गाँव में लोग, इसका मतलब ठंडा हुआ। और चना भी ठंडा में होता है, तो बच्चा कौन? ज्वार हुआ। बना लिए ना, रबी ठंडा है, रबी क्या है? ठंडा है, गर्म करना पड़ेगा। कह रहा एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ना? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है दोस्तों, है ना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार संगठन। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? लंदन में। लंदन हुआ, लंदन है, लंदन हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठन एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहता बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं पे इनको वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था? सरदार की उपाधि दिया था उनको। ठीक है, वो ये 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1928 में हुआ था बारडोली में, है ना, बारडोली सत्याग्रह। कह रहा है कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब आपके घरेलू मतलब अपने देश के अंदर, है ना, कुल कितने उत्पाद कर रहे हैं वो जीडीपी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आप जो एनआरआई हैं उनका भी इनकम को ऐड किया जाता है, मतलब उनका मतलब पूरा नेशन का। अगर दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है ना दोस्तों, ये जो जीडीपी है ना, ये जीडीपी क्या है? ये नागरिकता पे केंद्रित एक टर्म है, प्रोसेस है। नागरिकता पे केंद्रित मतलब आपके देश के अंदर नागरिक कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जीएनपी क्या है? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है, तो आप उतना डिटेल में ना जाएं, जीडीपी समझें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। कहता है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम आप करते हैं। जब अपनी आप क्षमता से कम काम करते हैं तो अल्प बेरोजगारी होती है। कह रहा है संतोष यादव, बड़ा ही फेमस नाम है दोस्तों, संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो संतोष यादव अपनी महाविद्यालय शिक्षा जो है वो जयपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से? जयपुर, राजस्थान से प्राप्त की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका की बात कर रहे हैं, है ना, अमेरिका में बात कर रहे हैं। नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। कह रहा है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, है ना, किस, ठीक है दोस्तों, किस घटना ने राष्ट्रवाद की जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति में हुआ था ये। फ्रेंच, आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था? तो 14 जुलाई 1789। देखिए कितना अच्छा है, इसको याद करने का कितना आसान तरीका है कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस, देखिए फ्रांस में राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई, उसके बाद पूरे दुनिया में ये जो नेशनलिज्म है, यानी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, वो बढ़ने लगा। मतलब ये एक सीक्वेंस में बढ़ने लगा, यानी फ्रांस की क्रांति जो है ये अपनी अवधारणा को सीक्वेंस में बढ़ाने लगा। आप कहानी को समझें, याद करने का ये सब तरीका है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति जो है एक सीक्वेंस में बढ़ने लगा। सीक्वेंस में बढ़ने का मतलब देखिए 7, 8, 9 सीक्वेंस से बढ़ रहा है। कौन? फ्रांस की क्रांति, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की अवधारणा को पूरे विश्व की पटल पे लेकर आ रहा है, तो ये सीक्वेंस से बढ़ रहा है 7, 8, 9। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा भाई साहब जो समझेगा कि 7, 8, 9 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो एक तो लगाओ, खुद ब खुद आंसर बन गया 7, 8, 9। सीक्वेंस समझ रहे बात को? बहुत बढ़िया साहब, याद हो गया होगा, पक्की बात है ना। चलिए, कह रहा बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? आपको पता है भारत रत्न है ये, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी दिया गया है। ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। आप समझ रहे होंगे कि बक्सर में एक जगह है डुमरांव, ठीक है, डुमरांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। हालांकि इनकी पालन पोषण जो है वाराणसी में भी है। ये शहनाई बजाते थे, ठीक है। अरे देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इसका। कह रहा है कि कौन सी संख्या श्रेणी अगली श्रेणी इतने में आती है? अच्छा, 5, 11, कह रहा है 5, 11, 17 और 23, ठीक है। अब देखें आपको 5 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का, कोई दिक्कत नहीं। और 11 और 17 में डिफरेंस कितने का? 6 का। और 17 और इस 23 में कितना है? 6 का। मतलब पहला टर्म आपका क्या है? 6। और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? पहला टर्म 6 नहीं है, हाँ पहला टर्म है 5, फर्स्ट टर्म है आपका 5। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। कोई दिक्कत? सवाल में दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें मिस्टेक किया हुआ है ना। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी, या तो हो सकता है कि अगली श्रेणी क्या हो सकता है, या ऐसे दे सकता है कि ये श्रेणी में 300वां पद क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि 300वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये सवाल इनकम्प्लीट है। अगर समझाने का उसको बता दूँ कि 40वां पद कितना होगा। अगर 40वां पद निकालना हो ना तो डायरेक्ट लिखाओ A+39D। अगर तुमसे कहे कि इस श्रेणी में 10वां पद क्या होगा, तो A+9D। और A आपको पता है कितना है? A है 5 + 9 × D कितना है? 6। तो करोगे 54, 5, 59, यानी 10वां पद इसका 59 होगा। कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया होगा। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, है ना, माफ़ कीजिएगा। आप चीज़ों को समझ जाइए। प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि 10,000 का 1.5 वर्षों के लिए 10% को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 6 माही बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है? 6 माही बोल रहा है। आप आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूलास भी निकाल लेंगे, या एक तरीका और भी निकालेंगे। क्या? अगर 6 माही है तो टाइम जो होता है ना, टाइम दुगुना हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है 6 माही में। और रेट आधा हो जाता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है 6 माही में, है ना, हाफ हो जाएगा। 6 माही की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर टाइम कितना है? 1.5 साल। तो टाइम एक्चुअल में हमारा वो कितना जाएगा? 3। और रेट यहाँ पे कितना है? रेट है 10 वर्ष, तो रेट एक्चुअल में वो कितना जाएगा? 5%, ठीक है। अब आप इस तरीके से बनाएं इसको। अब इस बार कैसे बनाएं? 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 रुपया है। इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं। टाइम आपका 3 साल हो गया और रेट हो गया 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/20। तो आप 1/20 करें, ये तरीका है निकालने का दोस्तों। 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा? 500, ठीक है, 500। इसका 1/20 करेंगे तो आ जाएगा 500। यहाँ भी आ जाएगा 500, यहाँ भी आ जाएगा 500। फिर इसका 1/20 करेंगे
ठीक है, तो आ जाएगा 25, आ जाएगा 25, फिर इसका 1/20 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इसका 1/20 करेंगे 25, फिर इसका 1/20 करेंगे 25। ठीक है, 25, और इसका भी 1/20 करेंगे, यानी 25/20 करेंगे, 25/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। अब ये टोटल जो बना ना दोस्तों, ये टोटल जो बना है ना, ये ब्याज बना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ब्याज बना है, और ये आपका प्रिंसिपल है, आपको पूछ रहा है अमाउंट। तो ब्याज कितने बना, देखो 5, 10, 15, 1500 रुपये इधर हो गया, 25, 25, 50, 25, 75, यानी 15 से 75 हो गया, है ना, 25, 25, 50, 75, है ना, और 1.25 ये हो गया, मतलब 1576.5 आपका ब्याज बन गया, 1576.5 आपका ब्याज बन गया, और 10,000 पहले से प्रिंसिपल है दोस्तों। तो ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 15,076.25, यहाँ 25 है, 15,076.25 कहीं ऑप्शन है देखो, सॉरी 15 नहीं, 11,000, सॉरी 11,000, 1,576 है ना दोस्तों, मिस्टेक 10,000 में 1,076.25 आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 11,576.25। ऑप्शन देखो कितना है, 11,576.25, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई तो दिक्कत नहीं दोस्तों, नहीं। अगर आपको मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका में या प्रॉफिट लॉस में या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा हो किसी चीज़ को समझने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी मेहनत करने की उम्मीद आती है दोस्तों। ठीक है, कहता प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। ये हमारा आज का सेट जो कि 27/3/2022 को बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा में हुआ था, ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये पूरा सेट हमने, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको करा है। ईमानदारी से आप भी पढ़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है सब करिए, है ना, और चैनल को और भी आगे बढ़ाने में आपकी अहम योगदान होने वाली है दोस्तों। पढ़ाई करते रहें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही तैयारी अपनी बनाए रखें।